नमस्कार, स्वागत है आपका टेनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से जुड़ रहे हैं मेरे दो सहयोगी मानसी दवे हैं और विश्वमोहन कुमार हैं। लगातार 6 सत्र की गिरावट के बाद बाजार में आज तेजी लौटी है, लेकिन बाजार अभी भी दिशा की तलाश कर रहा है। कल है सितंबर सीरीज की एक्सपायरी और आज कोई भी ऐसी कोई डिसाइसिव ट्रेंड बाजार में दिख नहीं रहा है। हालांकि निफ्टी इस वक्त दिखेगा आपको 78 अंक ऊपर। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब 325 अंकों के आसपास की तेजी है और इस तेजी के पीछे जो बड़ा योगदान है वो है एचडीएफसी बैंक का, क्योंकि एचडीएफसी बैंक लगभग 1% की तेजी के साथ दिन की ऊंचाई के आसपास कारोबार कर रहा है। सवाल यह है कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या आज के जो तेजी आई है क्या ये सस्टेन कर पाएगी, क्या इसे देखकर आपको लॉन्ग के सौदे बनाने चाहिए? ये तमाम प्रश्न हैं आपके जो मन में उठ रहे होंगे। इसका भी निराकरण करेंगे, अपने एक्सपर्ट से समझेंगे आपके लिए रणनीति। तो उसके पहले ही जरा देख लेते हैं कि इस शो में यानी कि अगले 1.5 घंटे में हम क्या कुछ करने वाले हैं। 2:05 पर आपके लिए हम वायदा बाजार के आंकड़ों से निकालकर कुछ स्ट्रेटजी आपके सामने रखेंगे। एफएनओ की क्लोजिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो 2:10 पर एक्सपर्ट से जानेंगे उनके पसंद के शेयर, ऑप्शंस के चैंपियन। 2:40 पर 3 बजे मार्केट एट 3 यानी कि बाजार में अब तक के ट्रेड्स का पूरा एक्शन का लेखा जोखा हम लेकर आएंगे। 3:10 पर बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के ट्रेड्स होंगे और इवेंट्स टू वॉच यानी कि बाजार की नजर कल कहां रहने वाली है ये आपके लिए हम 3:20 पर लेकर आएंगे। तो पूरा कंप्लीट पैकेज है, काफी कुछ एक्शन है। बने रहिए हमारे साथ इस शो में आगे। देखें तो निफ्टी में 100 अंक की रिकवरी दिख रही है। 24,735 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक को देखें तो नीचे से ये भी करीब 350 अंक तक संभला है और निफ्टी बैंक पहुंच चुका है 54,650 के ऊपर। मेटल शेयरों से सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी को, जहां पर हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक को अगर देखें तो 3% से ज़्यादा की तेजी यहां पर दिख रही है। तो मेटल्स यहां पर आज अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। इसके अलावा पीएसयू बैंकों में खरीदारी है। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों स्टॉक्स में 3% तक की तेजी दिख रही है। इसके अलावा मार्केट प्लेटफॉर्म शेयर्स भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, जिसमें एमसीएक्स और बीएसई ये दोनों स्टॉक्स आज भी 3% के आसपास की मजबूती दिखा रहे हैं। तो ये तो बाजार की बड़ी बातें हो गई, लेकिन बाजार में और ब्रॉडर मार्केट में किस तरह का हलचल है, कौन कौन से बजर्स है? मानसी आप बताइए कौन कौन से बजिंग स्टॉक्स हैं आज के? बिल्कुल विश्वमोहन, बजिंग स्टॉक्स है जरूर, लेकिन मार्केट जो है काफी वॉलेटाइल है आज के सेशन में और पिछले हफ्ते की चाल को ही आगे बढ़ाते हुए आज का सत्र भी इसी तरह का कुछ नजर जरूर आ रहा है। लेकिन लगातार हम रिकवरी अटेम्प्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस कोशिश पे फिलहाल कामयाबी भी हाथ लगती हुई सेक्टर्स हैं जो कि आज अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। जैसे अभी भी आप बता रहे थे, और उसमें कॉपर क्षेत्र पर सबसे पहले एक नजर डालना चाहेंगे। सप्लाई को लेकर कंसर्न्स हैं और इसी के चलते हम देख रहे हैं मेटल कॉपर स्पेस जो है वहां पर एक इम्पैक्ट आता हुआ। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, जिंदाल स्टील, नैल्को सेल, ये तमाम वो स्टॉक्स है जो कि आज सुबह बाजार खुलने के साथ साथ उससे पहले भी हमारे एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर भी थे और आप देखिए वहां पर एक्शन भी नजर आ रहा है। करीब 2% से लेकर 4% तक के मूव्स इन तमाम स्टॉक्स में आज के सत्र में आप पाएंगे। तो कॉपर शेयरों में अच्छी खासी तेजी का रुझान नजर आ रहा है। आरईसी पीएफसी साथ साथ चलते हैं, लेकिन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर नजर रखें क्योंकि एक न्यूज फ्लो है और इस न्यूज फ्लो के चलते स्टॉक में एक मोमेंटम बेस्ड कामकाज देखने को मिला। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे वोलेटाइल मार्केट्स में भी 2-2.5% की तेजी थ्रू आउट द सेशन हमने इस तरह की तेजी देखी है। दरअसल कंपनी ने भूटान की एक कंपनी के साथ, KHPL नाम की कंपनी के साथ 4,829 करोड़ का लोन अग्रीमेंट साइन किया है। बिजनेस एक्सपेंशन डेवलपमेंट को लेकर कुछ ना कुछ खबरें और न्यूज फ्लो का एक्शन है जो कि स्टॉक में नजर आ रहा है। आगे एक्सपर्ट्स जब जुड़ेंगे उनसे टेक्निकल टेक्स भी समझने की कोशिश होगी। वहीं इंपॉर्टेंट इवेंट इस हफ्ते का है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक तो आज से शुरू हो चुकी है। बुधवार को जब क्रेडिट पॉलिसी आएगी हम देखते हैं कि क्रेडिट पॉलिसी से पहले रेट सेंसिटिव स्पेसेस जो होते हैं वो फोकस रेडार पर होते हैं, जैसे कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल क्षेत्र, और ये सारे फोकस में है भी। खासतौर से सरकारी बैंक का खेमा अगर आप देखेंगे आउट परफॉर्म करता हुआ आज के सत्र में सबसे आगे। यहाँ पर अगर आप देखें बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी की चाल आज के सत्र में आप पाएंगे। आज सुबह से ही IRFC के स्टॉक पर फोकस रहा। 20,000 करोड़ के 3 लोन अग्रीमेंट कंपनी ने साइन किए हैं। न्यूज फ्लो था,
बाजार खुलने से पहले भी इसे टच बेस कर हमने एक्सपर्ट से एक टेक और राय ली थी, और अब हम देख रहे हैं एक न्यूज़ फ्लो बैक्ड एक्शन भी है। करीब 2% की तेजी पर IRFC का स्टॉक जो है वो इस वक्त कामकाज करता हुआ। IT शेयरों में गिरावट थी और गिरावट का दौर काफ़ी समय से जारी था। वो गिरावट थमती हुई नजर आई है। हाँ, इस पर कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस कितना है वो बड़ा सवाल है, क्योंकि IT सेक्टर में हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक बिकवाली का दबाव नजर आ चुका है। लेकिन आज के सत्र में अगर देखेंगे लार्जर IT प्लेज और कुछ तमाम मिड कैप IT स्टॉक्स में गिरावट कम होती हुई और खरीदारी की तरफ ही। विप्रो, LTI, माइंडट्री, इन्फोसिस, कोफोर्ज जैसे चार्ट्स, TCS में भी हल्की फुल्की सही लेकिन बाइंग जरूर नजर आ रही है। और साथ साथ तेल गैस शेयरों पर नजर रखें। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में अच्छा खासा एक्शन है। BPCL, महानगर गैस लिमिटेड, पेट्रोनेट, LNG तमाम स्टॉक्स अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। अगेन रेट सेंसिटिव है, इस वजह से भी हम देख रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर की रफ्तार जो है वो जारी है। लगभग सारे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां हो, चाहे गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF, लूधा या फिर स्मॉलर रियल एस्टेट प्लेयर्स हो, हर तरफ हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन। सो ऑल इन ऑल आज मुझे लगता है थीम्स हैं जो कि वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे रियल एस्टेट, कॉपर स्पेस, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में इन पर्टिकुलर PSU बैंक, और इसके अलावा कुछ तमाम खबरों के दम पर स्टॉक्स में भी मूव नजर आ रहा है। लेकिन चलिए, ये तो बजिंग स्टॉक्स का एक्शन हो गया, लेकिन मार्केट में इंडिसेस में क्या कुछ हो रहा है। आप लोअर टिकर पर इस वक्त देख भी रहे हैं कि बाजार में निचले स्तरों से एक रिकवरी नजर आ रही है। ड्यूरिंग द एंटायर सेशन भी अगर चार्ट्स अगर देखेंगे और ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, गिरावट हमने देखी, डेंट आया, फ्रिक्शन था, उसके बाद वापस से रिकवरी की तरफ। निफ्टी निचले स्तरों से करीब 126 अंक, 150 अंक तक रिकवर होता हुआ नजर आया है, और बैंक निफ्टी उससे बेहतर है। निचले स्तर जहां 54,226 के देखे थे हमने, वहां से अब 400 सवा 400 अंकों की रिकवरी आप पाएंगे बैंक निफ्टी में। ब्रॉडर मार्केट्स पर भी नजर होनी चाहिए, और इंडिया विक्स की तेजी क्या थमी है, क्योंकि इंडिया विक्स का स्पाइक अप एक कंसर्न, इस पर भी नजर रखनी चाहिए। लेकिन अभिषेक, इंडेक्स वाइज आज दिन भर हमने देखा वॉलेटिलिटी है, और बाजार लगभग हर मोमेंट पर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश में कामयाबी भी हाथ लगी है, लेकिन क्या ये कन्विक्शन और तेजी जो है जारी रह सकती है? मानसी, देखिए, वोलेटिलिटी के पीछे की दो वजह हैं। एक तो ये है कि आप एक्सपायरी से पहले हैं, आज एक दिन पहले का बाजार है, कल सितंबर से की एक्सपायरी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी ना बाजार में कन्विक्शन का पूरी तरह से अभाव है, क्योंकि जो भी गेंस आ रहे हैं वो टिक नहीं पा रहे हैं। और ये तब है जब हम 6 सत्र की लगातार गिरावट बाजार में देख चुके हैं। आज कोई डिसाइसिव ट्रेंड का भी अभाव है, बाजार में थोड़ी सी ना निराशा हावी होती हुई दिख रही है। और अगर हम कुछ और फैक्टर्स की बात करें तो आप देखेंगे ना कि IPO जो लिस्ट भी हो रहे हैं ना, तमाम IPOs अपने इशू प्राइस के नीचे आ रहे हैं, तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। SDB फाइनेंशियल ही आप ले लीजिए, HDFC ग्रुप के पेरेंटेज, लेकिन ये भी आज अपने इशू प्राइस के नीचे आ गया। प्राइवेट बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल, जैसा कि आप बता रही थी, इनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी बाजार में तेजी दिख रही है, रियल एस्टेट में, ऑयल एंड गैस में। लेकिन कोई ऐसा नहीं, कोई विनिंग ट्रेंड बाजार में आज पूरी तरह से मिसिंग दिखाई दे रही है। हालांकि ग्लोबल बाजारों से संकेत ठीक हैं, डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर तेजी पर कारोबार कर रहे हैं, यूरोपीय बाजारों से संकेत अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन निफ्टी के लिए आज कह सकते हैं कि एक मात्र जो राहत की चीज रही है वो ये रही कि अब तक 24,600 के स्तर को निफ्टी ने बचाया है। और ऐसा लग रहा है ऑप्शंस की डेटा देखिए कि 24,600 650 के रेंज में अब बचा हुआ जो सत्र है, निफ्टी को एक सपोर्ट मिलेगा, रेजिस्टेंस 24,800 के आसपास का होगा। लेकिन बाजार में इस डिप पर या नीचे जाने पर मुझे नहीं लगता कि खरीदारी करके आपके लिए पैसे बनाने के मौके बनेंगे, बल्कि ट्रैप होने की आशंका थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मेरा मानना है कि शॉर्ट करके आप बाजार में पैसे बना सकते हैं, सेल ऑन राइज करके, यानी कि बाजार अगर ऊपर जाए यहां से कहां तक, 24,750 से 24,800 की रेंज में अगर निफ्टी अगर जाता है तो मेरा मानना है कि 24,800 के स्टॉप लॉस से ही आप निफ्टी को शॉर्ट कीजिए। मैं 24,800 का नाम क्यों ले रहा हूं बार बार, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस के डेटा देखेंगे तो कॉल साइड में जो सबसे ज्यादा OI है वो है 24,800 पर, 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है, इसलिए यहां पर ये पहले सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। तो ये निफ्टी के लिए स्ट्रेटजी हो सकती है। और निफ्टी में हम देख रहे हैं कि जो भी क्रूशियल डेली मूविंग एवरेजेस हैं 5, 10, 20, 50, 100 DMA, इन सभी के नीचे जाकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। अब FIs की शॉर्ट कवरिंग अगर बढ़ती है अगर, तो जाके बाजार में आप उम्मीद कीजिए कि कोई अच्छी तेजी आएगी, अदरवाइज तो मुझे लगता है कि अभी नहीं, मुझे लगता है कि अगले 1.5-2 हफ्ते, कम से कम 10 अक्टूबर तक बाजार इसी तरह रेंज में ही एक कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा। आपके लिए अगर मौके बनेंगे तो सेल ऑन राइज करके बाजार में मौके बनेंगे। अगर तेजी होनी होगी तो 3-4 सत्र आप रुक जाइएगा, 3-4 सत्र की बैक टू बैक जब तेजी हो जाएगी तो उस पर आप कोई ट्रस्ट कीजिएगा। निफ्टी बैंक की बात करें,
अगेन यहां पर भी कहानी वही है। हालांकि यहां पर वीकनेस हमने निफ्टी के मुकाबले हाल फिलहाल ज्यादा देखी है और 10, 20, 50, 100 ईएमए के नीचे कारोबार कर रहा है। एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि एचडीएफसी बैंक आज 1% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। भाव है 955 रुपए के आसपास और लोअर लेवल से आज ये सारी की सारी तेजी स्क्रीन पर बनी है। तो 12 में से 8 शेयर ऊपर जरूर है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक का भी स्ट्रक्चर वीक ही है और बचे सत्र के लिए 54,400 और 54,200 ये एक सपोर्ट की रेंज होगी। रेजिस्टेंस मुझे लगता है कि 55,000 पर एक टफ रेजिस्टेंस है, उसके पहले कोई ऐसा खास रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उछाल पर बिकवाली करने की सलाह निफ्टी बैंक में है। अगर आप अवॉइड करना चाहें तो निफ्टी बेटर प्लेस है सेल ऑन राइज करने के लिए। निफ्टी बैंक आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन 54,800 से 55,000 के रेंज में जब जाए तो ही निफ्टी बैंक को आप शॉर्ट कीजिए। आगे की जो तेजी है वो आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक की चाल पर भी निर्भर है और ये दोनों के दोनों शेयर वेटेज रखते हैं 53-54% का इंडेक्स में, लेकिन ये लगाड़ रहे हैं। देखते हैं कि इनमें रिवाइवल कब आता है। तो बाजार का पूरा माहौल जो है ना थोड़ा सा नेगेटिव ही है। अब ये थोड़ी बहुत जो तेजी आ रही है ना रह के ये सस्टेन नहीं कर पा रही है और इसको लेकर बहुत ज्यादा बुलिश होने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। सोच समझ के इंडेक्स में आप ट्रेड कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आप उसको इनकैश कीजिए। इंडेक्स में बहुत ही स्टॉप लॉस को मॉनिटर करके ही आपको कोई ट्रेड लेना है। लेकिन चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में उनका व्यू क्या है। निमेशठाकर.com के निमेश ठाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमेश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ITN हाउस स्वदेश पर। निमेश भाई आपका व्यू क्या है मार्केट को लेकर? निफ्टी बैंक में आप किस तरह से स्ट्रेटजी बनाने की सलाह देंगे? क्या अगले 1.5 घंटे में कोई मौका आप देख रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। देखिए मार्केट के अंदर आज के सेशन को आप अगर छोड़ दीजिए तो पिछले 7 सेशन में कंटिन्यूस हम लोगों ने डाउनफॉल देखा था और पर्टिकुलरली मैं मानता हूं कि निफ्टी अभी जो ट्रेड कर रही है वो 100 डेज की मूविंग एवरेज अगर आप देखें तो 24,740 के आसपास कहीं आ रही है, उसके आसपास ट्रेड कर रही है। तो एक सपोर्ट एरिया है और हालांकि कल के सेशन में हम लोगों ने ये सपोर्ट ब्रेक करते हुए देखा था। आज के सेशन में भी सुबह जो गैप अप ओपनिंग थी वो एक बार निकल गई थी और मार्केट रेड में आ गया था। बट यहाँ पर अच्छा काउंटर अटैक बुल्स की तरफ से हो रहा है। पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक के साइड एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आईटी में जो करेक्शन था वो रुक गया है और पर्टिकुलरली मैं मानता हूँ कि एचडीएफसी बैंक का अगर आज का देखें तो वॉल्यूम के साथ जिस तरह से रिकवर किया है, मेटल सपोर्ट कर रहा है, ऑटोमोबाइल सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि यहाँ से एक कॉन्ट्रा कॉल भी लिया जा सकता है। मैं आपके बात से एग्री हूं कि यहाँ से निफ्टी में एक बाउंस दिखेगा, बट सेल ऑन राइज की जगह पर मैं थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू ले रहा हूं और मैं मानता हूं कि कल की एक्सपायरी को थोड़ा ध्यान में रखते हुए निफ्टी में यहाँ से रिस्क रेशियो भी काफी फेवरेबल है। डाउनसाइड यहाँ से एक लिमिटेड दिख रही है क्योंकि 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी में 24,650 के आसपास एक रिकवरी आ रही है, एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से मैं एक बार थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल लूंगा 24,650 के नीचे एक स्टॉप लॉस रख के और ऊपर मैं मानता हूँ कि 24,850 से 24,900 तक का एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो क्योंकि बैंक निफ्टी आपका सपोर्ट पे है और दूसरा कि अगर आप निफ्टी आईटी इंडेक्स के ऊपर देखें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स 200 वीक की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है और आफ्टर ये सच करेक्शन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आईटी सेक्टर के अंदर कोई बड़ा करेक्शन यहाँ से मार्केट में सपोर्ट करेगा। तो आईटी सेक्टर में भी मैं ऐसा मान रहा हूँ कि यहाँ सब लोग एक टेक्निकल बाउंस देखेंगे। बैंकिंग अच्छा कर रहा है, एचडीएफसी बैंक अच्छा कर रहा है और मेटल और ऑटोमोबाइल जो है वो सपोर्टिव है। तो मैं यहाँ से निफ्टी में कॉन्ट्रा कॉल लेके बाई का रिकमेंड दूंगा और नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस बताया कि आज के दिन का जो सेशन का लो है वहां पर स्टॉप लॉस रख के आप कॉन्ट्रा कॉल लेके बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल आपकी तरफ से 24,650 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी यहाँ पर खरीदने की सलाह दी जा रही है और 24,850, 24,900 तक भी जाने की उम्मीद निमेश जी को है। लेकिन चलिए अब शुरू कर लेते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स। निमेश जी आज के लिए क्लोजिंग ट्रेड आपकी तरफ से क्या है? देखिए 2 है, जैसे बताया कि पीएसयू काउंटर्स काफी अच्छा कर रहे हैं जिसके अंदर एसबीआई हम लोगों ने रिसेंटली देखा है कि ये पूरे मार्केट करेक्शन के अंदर कंप्लीटली आउट परफॉर्म किया है। एसबीआई का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। जो ऊपर में एक रेजिस्टेंस एरिया था वो 875 के आसपास था, वहां से स्टॉक के अंदर करेक्शन आया है। मैं मानता हूँ कि एसबीआई यहाँ से अब ये करेक्शन के बाद एक अच्छा एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो नीचे की तरफ से 855 का एक स्टॉप लॉस लगा के एसबीआई के अंदर हम लोग बाय कर सकते हैं और ऊपर में 880 से 900 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में एसबीआई में देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है।
और दूसरा है हिंडाल्को। अगर हिंडाल्को का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है, स्टॉक थोड़े दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है और आज के दिन के जिस तरह से बाइंग इंटरेस्ट हम लोग देख रहे हैं मेटल एज ए सेक्टर एंड हिंडाल्को के अंदर, तो एक अच्छा कैंडल बना है। मैं मानता हूं कि हिंडाल्को के अंदर यहाँ से एक ब्रेकआउट आना चाहिए, तो हिंडाल्को के अंदर यहाँ से मैं बाय रिकमेंड करता हूं। ऊपर में 774 के टारगेट प्राइस हिंडाल्को में देखने को मिल सकते हैं। 850 का स्टॉप लॉस जरूर से फॉलो करना है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर कन्विक्शन है। हिंडाल्को पे बाय रिकमेंडेशन करीब 2% की तेजी और यहाँ से फर्दर अपसाइड भी एंटिसिपेटेड 757 के लेवल्स पर ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड करता हुआ। निवेश, गुड आफ्टरनून। आदित्य बिरला कैपिटल, एबी कैपिटल के स्टॉक प्राइस को पुल अप करते हैं। 4% की तेजी इस वक्त हम देख रहे हैं स्टॉक में, बढ़िया मजबूती के साथ। लगभग कई सेशन से हम देख रहे हैं मोमेंटम बेस्ड कामकाज इस स्टॉक में नजर आता है। आज की इस आउट परफॉर्मेंस पर आपकी राय क्या होगी? पिछले 6 महीने के चार्ट्स को अगर खोलकर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60% तक के रिटर्न्स एबी कैपिटल के स्टॉक ने दिए हैं। देखिए, आज के दिन के एक अच्छा मूव है, चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, बट अगर आप डेली चार्ट स्ट्रक्चर के ऊपर मान से देखें तो 294 का एक लेवल है जहां से स्टॉक बार बार ये लेवल को टेस्ट करके नीचे आ रहा है। वो लेवल को कोई रीजन से ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो मैं मानता हूं कभी थोड़ा वेट एंड वॉच, क्योंकि ऑलरेडी आज 4% प्लस है। ऊपर में अगर 295 296 के ऊपर अगर निकल रहा है तो एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा और मैं रिकमेंड करूंगा कि 296 का वेट कीजिए। 296 के ऊपर अगर कंफर्म ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली एवी कैपिटल को प्ले कर सकते हैं आप ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के दौर के ऊपर। और ऊपर में जो लेवल ओपन अप हो जाएंगे वो 310 315 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। 296 के अबाउ एबी कैपिटल के अंदर बाय रिकमेंडेशन है, तो इंतजार करें। फिलहाल एबी कैपिटल 296 के स्तर का इंतजार करेंगे। 296 के लेवल्स पर एक बार रिविजिट करेंगे और समझेंगे वहां पर कन्वेक्शन कितना बिल्टअप होता दिखेगा। अगर पोजीशन है इंटैक्ट रखिएगा, नई पोजीशन के लिए फिलहाल वॉच लिस्ट में रखा जाए। लेकिन चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो बाजार पर चर्चा जारी रहेगी। टेक्निकल और फंडामेंटल नजरिया बाजार का लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। और चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर जहां पर जो स्टॉक जहां पर काफ़ी आज गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज बाजार खुलने के साथ ही हमने देखा था डिक्सन टेक में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों ये गिरावट आई है, क्यों फिसला है डिक्सन टेक का शेयर, जाने के लिए चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, क्यों इतनी गिरावट दिख रही है डिक्सन टेक में आज? विश्वमोहन, देखिए डिक्सन टेक में 2 दिन में करीब 8% टूट गया और आज हम जो देख रहे हैं, मतलब शुक्रवार को भी था कि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। तो 2-3 वजहें संभावित हो सकती हैं। एक तो ये है कि क्यूटेक इंडिया में जो इन्होंने करार किया था हिस्सेदारी लेने के लिए 51%, 2 करोड़ शेयर करीब करीब 552 करोड़ रुपए में खरीदे हैं डिक्सन टेक ने क्यूटेक इंडिया में। और पहले 51% हिस्से के लिए बाइंडिंग करार होने की जानकारी कंपनी ने दी थी। 17 सितंबर को यह करार कंपनी ने किया था और इसके चलते मोबाइल और आईओटी स्पेस में डिक्सन टेक की पकड़ मजबूत होगी। हालांकि उस टाइम पे तो शेयर ये चला था, लेकिन एक्चुअल जब ये ट्रांजैक्शन हो गया है तो शेयर में गिरावट हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि क्या डिक्सन टेक को अमेरिका में कारोबार का भी कोई डर है, क्योंकि सिर्फ डिक्सन टेक नहीं, आज अगर आप देखेंगे डिक्सन टेक के साथ साथ केन्स टेक का शेयर टूट रहा है, सिरमा एसजीएस में भी थोड़ी सी आप गिरावट देख रहे हैं। और डिक्सन टेक के अगर हम रेवेन्यू की बात करें, करीब 5-6% के आसपास के रेवेन्यू उनके अमेरिकी कारोबार से, मतलब अमेरिका में बिक्री से होती है। तो क्या ट्रंप कुछ करेंगे, ऐसी आशंकाएं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो खबर है अभी जो हमारे सामने फैक्ट जो सामने है, उसमें क्यूटेक इंडिया वाले करार की चीज सामने है। अगर हम ब्रोकरेजेस की अगर हम राय की बात करें तो आप देखिए, हालांकि टारगेट्स काफी ऊपर के हैं। अब तो शेयर आ गया है 16,500 रुपए के आसपास का भाव हो गया है। 2 दिन में करीब 8 से 9% के आसपास की गिरावट हो गई है। लेकिन यूबीएस की बाई की रेटिंग है 23,000 के टारगेट, मोतीलाल ओसवाल की 22,300 के टारगेट हैं, बाई की रिकमेंडेशन है, नोमुरा की 21,154 की टारगेट है और इन्वेस्टेक और मैक्वारी की
मैक्वारी की आउट परफॉर्म की रेटिंग है, इन्वेस्टेक की बाई की रेटिंग है, 20,000 के टारगेट हैं। तो जितने ब्रोकरेज ये टॉप 5 ब्रोकरेजेस हैं जिनके 20,000 के ऊपर के टारगेट हैं, तो ऐसी कोई उनको चिंता तो नहीं सता रही है, बट ये है कि हाँ, कहीं ना कहीं निवेशकों को लग रहा है कि ये सेमीकंडक्टर वगैरह को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना करें। ऐसा अगर होगा तो निश्चित तौर पर ये नेगेटिव होगा और उसके चलते तमाम शेयरों में गिरावट हम देख रहे हैं। डिक्सन टेक की अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो महीने भर में अब आपको नेट ये हल्के से पॉजिटिव दिखाई देगा, करीब आधा % ऊपर। 6 महीने की बात करें 30% ऊपर शेयर है। इस साल अगर अब तक की बात करें, अगर 2025 में तो शेयर करीब 7% नेट डाउन है, लेकिन एक साल की बात करें तो 21-22% के रिटर्न्स डिक्सन टेक में नेट आपको दिखाई देंगे। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन यह है कि हाँ, ये खबर आने के बाद आज हम देख रहे हैं कि मतलब शुक्रवार को और आज दोनों सत्र मिला के 8 से 9% के आसपास की गिरावट डिक्सन टेक के शेयर में है। ठीक है, तो ये डिक्सन टेक को लेकर व्यू, लेकिन डिक्सन टेक पर एक व्यू भी ले लेते हैं निमेश जी। डिक्सन टेक 17,000 का लेवल इसने तोड़ा, 16,600 650 के आसपास हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं। डिक्सन टेक आपको क्या लगता है कि और यहां से कमजोर हो सकता है? और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए किसी के पास है अगर होल्डिंग तेजी की, तो आप स्टॉप लॉस कहां पर लगाने की सलाह देंगे? देखिए, डिक्सन टेक के अंदर अभी भी थोड़े बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो 100 डेज की एवरेज जो आ रही है वो 14,500 के करीब आ रही है। तो और यहाँ से 200-250 पॉइंट जो है वो डिक्सन टेक के अंदर करेक्शन आ सकता है। मैं मानता हूँ कि 100 डेज की मूविंग एवरेज अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखे तो ठीक है, बाकी अदर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने बाई किया है तो ये अभी नियर टर्म और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो आ रहा है वो 16,500 के करीब आ रहा है। तो आप 16,400 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बाउंस के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। ऑल ओवर अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखिए अभिषेक जी, तो मुझे चार्ट स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं दिख रही है। हार्ट ऑफ हायर बॉटम का फॉर्मेशन जो है वो स्टॉक के अंदर दिख रहा है, और पास्ट में भी ऐसी गिरावट जब भी आई थी तब डिक्सन टेक जैसे स्टॉक के अंदर ऑलवेज एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है। तो पर्टिकुलरली, और मैं ऐसा मानता हूं, तो मैं मानता हूं कि यहाँ से जो कोई लॉन्ग टर्म निवेशक है उसको ये करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और 100 डेज की एवरेज के आसपास 16,500 के आसपास यहाँ से एक्यूमुलेट कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए। 16,500 के आसपास आए तो आप अकोमुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज में। एक और शेयर जिसमें पिछले 2 सत्र में हमने गिरावट देखी थी, लेकिन आज बड़ी अच्छी वापसी की है, एबी कैपिटल यानी कि आदित्य बिरला कैपिटल ने, और 2 दिन की जो गिरावट थी उसकी भरपाई एक सत्र में कर ली है। डे हाई पर यह शेयर कारोबार कर रहा है, 290 रुपए के आसपास के भाव हैं एबी कैपिटल के। हमने देखा था कि ये इस रेंज में गया था। इस पर आगे हम व्यू लेंगे अपने एक्सपर्ट से। अभी देखते हैं कि एक बढ़िया रिकवरी अटेम्प्ट हो रही है, करीब 4% ऊपर ये शेयर आपको दिखाई देगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन स्पेस में एक राय जरा एनसीसी पर चाहिए आपसे निमेश जी। अच्छी तेजी करीब 3-3.5% के आसपास की एनसीसी में आज हमने देखी है, लेकिन यह है कि पिछले 4-5 सत्र में गिरावट का शिकार हो रहा था शेयर। ये आज के जो मूव आई है, क्या मान के चलें कि गिरावट पर ब्रेक लग गई है, या फिर अभी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए शेयर में? नहीं, देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, स्टॉक लोअर हाई लोअर टर्म का फॉर्मेशन भी बना रहा है, और कंटिन्यूसली हम लोगों ने देखा था कि 100 डेज की एवरेज के पास 220 से स्टॉक के अंदर कंटिन्यूएशन गिरावट आई थी पिछले 5 या 6 सेशन से। तो इसलिए टेक्निकल बाउंस जो है वो गिना जाएगा। अभी चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, तो मैं भी कोई फ्रेश बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक के अंदर और भी गिरावट आ सकती है। नीचे के लिए अगर आप सपोर्ट एरिया की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 190 के आसपास का है। तो जब तक ये स्टॉक 190 नहीं आता है, यहाँ से कोई फ्रेश बाइंग इनिशिएट नहीं करनी चाहिए। और अदरवाइज अगर ट्रेंड चेंज नहीं होता है तो फिलहाल ये स्टॉक से अवॉइड करने की राय है। और अगर किसी के पास पड़े तो यहाँ से ये स्टॉक 212 के आसपास एक बार एग्जिट करके चल सकते हैं। मैं मानता हूँ कि 190 का लेवल एक अच्छा लेवल है ये स्टॉक के लिए, और 190 के आसपास अगर आता है, ट्रेंड रिवर्सल मिलता है, तो आप बाई करना पसंद करेंगे, बल्कि अदरवाइज हम लोग ये स्टॉक को अवॉइड करके ही चलेंगे। ठीक है, 190 के आसपास आए तो बाइंग कीजिए, और अगर ये पुलबैक में फिर से थोड़ा सा 212 के अगर आपको स्तर दिखते हैं तो आप इस शेयर से एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। चलिए, छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। निमेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद कुछ और मेहमानों को शो में जोड़ेंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर आपके लिए ट्रेडिंग आइडियाज लेकर आएंगे। आप नहीं जाएगा नहीं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। अब हमारे साथ स्टूडियो में सृष्टि शर्मा भी मौजूद है। सृष्टि, आज फार्मा शेयरों में रिकवरी दिख रही है पिछले हफ्ते की भारी गिरावट के बाद। आप फार्मा ऑटो ये ट्रैक भी करती है, लेकिन एक जो क्लियर कट विनर दिख रहा है वो है वॉकहार्ट, जहां पे 13-14% की तेजी है। कहा जा रहा है कि ट्रंप एग्जिम्पशन दे रहे हैं ऐसी कंपनियों को जिनके प्लांट्स यूरोपियन यूनियन में हैं या जापान में हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी डील हो चुकी है, ट्रेड डील हो चुकी है। तो ऐसे कंट्रीज से अगर एक्सपोर्ट होता है तो उनको फायदा होगा। इस वजह से वॉकहार्ट को ज़्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन ओवरऑल भी, क्योंकि इंडिया से ज़्यादातर जेनरिक मेडिसिन ही जाती है, अगर सन फार्मा को छोड़ दे वही पेटेंटेड ड्रग्स भेजते हैं। नहीं, बिल्कुल विश्वमोहन जी, बहुत सही न्यूज़ आपने भी पकड़ी है, क्योंकि ये दो स्पेसेस को छूट मिलना जो है वो एक बड़ी राहत है वॉकहार्ट फार्मा के लिए। और साथ ही साथ एक और खबर ये भी आई थी कि जो चाइना में भी भारत की कंपनियों को एक्सपोर्ट करने पे कैप लगा हुआ था, अब उस कैप को भी हटा दिया गया है। तो उसके चलते भी आप देखिए तमाम कंपनीज में एक अच्छा एक्साइटमेंट है। और कहीं ना कहीं हम भी अपने दर्शकों को यही बता रहे थे कि अभी तो देखिए, अब कल क्या ट्रम्प जी बोल दें ये तो पता नहीं, पर अभी तक जो भी ये ब्रांडेड के ऊपर पूरा ये न्यूज़ फ्लो आया है, कहीं ना कहीं उससे कुछ कंपनीज को थोड़ा उससे नुकसान जरूर होगा, पर पूरे स्पेस में देखें तो हम जेनेरिक प्लेयर हैं। और अभी की सिचुएशन देखते हुए ट्रम्प जी ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा ही साबित हो रहा है, क्योंकि अगर जेनेरिक्स पे उन्होंने कोई सैंक्शंस लगा दिया, प्राइजेस ऊपर कर दिए, ऐसे ही यूएस अपने हेल्थ केयर के लिए कुछ अच्छा नहीं माना जाता है। और उसके बाद ये दवाएं अगर बढ़ जाएंगी तो ये कंज्यूमर्स के लिए भी एक बड़ा नुकसान होगा। पर जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, फार्मा काउंटर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे। और खास तौर से वोकार्ड की एक और भी चीज है, जो कई सारे ड्रग्स कई सारे रिजल्ट्स हाल फिलहाल आए हैं, आना भी बाकी है, और उसको लेकर भी मार्केट थोड़ा सा एक्साइटेड जरूर है। ओके, चलिए निमेश जी भी है, उनसे एक बार वॉकहार्ट पे राय भी ले लेते हैं। आज 14% के आसपास की तेजी दिख रही है। निमेश जी, वॉकहार्ट को लेकर आपकी राय क्या है अब यहाँ से? देखिए, फार्मा स्पेस के अंदर वोकार्ड एक ऐसा काउंटर रहा है कि ऑलवेज वोलेटिलिटी इसके स्टॉक के अंदर आपको भरपूर मिलेगी, आइदर अपसाइड हो या डाउनसाइड हो। पर जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बना है, एक हार्ट ऑफ हायर बॉटम का स्ट्रक्चर बना है और स्टॉक काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है। 200 दिन के एवरेज का फ्राइडे के सेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि बड़े वॉल्यूम के साथ एक ब्रेक होते हुए देखा था। और आज वो पैटर्न जो फेलियर थी स्टॉक के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड है। तो मैं मानता हूं कि आज का क्लोजिंग 1520 के आसपास अगर आता है तो ये एक अच्छा क्लोजिंग माना जाएगा और स्टॉक के अंदर ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाएंगे। और चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि यहाँ से जिस तरह से सृष्टि जी बोल रही थी, स्टॉक के अंदर एक अच्छा, अगर ये न्यूज फ्लो अगर वाकई में स्टॉक के लिए बेनिफिट रहेगा तो स्टॉक में मानता हूं कि यहाँ से एक नया मोमेंटम क्रिएट करेगा। और ऊपर में शॉर्ट टर्म टारगेट की अगर बात करें तो 1620 और 1620 के ऊपर अगर निकलता है तो स्टॉक में हम लोग फिर से जो उसके ऑल टाइम हाई थे 1850 के आसपास के, वो लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। तो आज जिस तरह से वॉल्यूम के साथ स्टॉक में हम लोग रिकवरी देख रहे हैं, यहाँ से व्यू तो बुलिश बन रहा है, ट्रेंड रिवर्सल बन रहा है। और 1520 के ऊपर में स्टॉक के अंदर बाय रिकमेंड करूंगा। पहला टारगेट रहेगा 1620 का, और अगर 1620 ब्रेक करता है तो ऊपर में 1850 तक के लेवल भी आने वाले दिनों में ये खबर के हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये राय आपके लिए फार्मा स्पेस पर, साथ ही वोकार्ट फार्मा पर भी निमेश जी ने अपनी राय दी। पर चलिए अब स्वागत करते हैं, हमारे दो और एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, स्वाति होटकर और साथ ही श्रीकांत चौहान अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपकी ही कॉल्स लेते हैं, समझते हैं कि कहाँ पर है आपकी नज़र। और स्वाति, आप बताइए कहाँ पर है आपकी आज की कॉल्स? यस, मैं दो बाय कॉल रिकमेंड करना चाहूंगी। करंट लेवल्स पे टाइटन्स मुझे काफी स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि टाइटन में लास्ट अगर 1-1.5 महीने का आप डेटा देखोगे तो काफी सेल ऑफ रैली हम लोग ने देखी है 3700 टू ऑलमोस्ट 3300 के लेवल्स के आसपास। अभी ये ओवरसोल्ड जोन से बाहर आते हुए नजर आ रहा है, तो आरएसआई काफी पॉजिटिव है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। आज के मार्केट में अगर देखोगे तो भी ये पर्टिकुलर काउंटर ऑलमोस्ट 2% की साइड अपसाइड दे रही है ऐसे वोलेटाइल मार्केट्स में। आई बिलीव इसमें क्षमता है एटलीस्ट 35-30 के लेवल्स तक जाने की। तो करंट लेवल्स पे बाय कीजिएगा, 3320 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। सेकंड बाय कॉल मेरा कैनेरा बैंक पे है। पीएसयू बैंक्स काफी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं वोलेटाइल मार्केट्स में। आई बिलीव कि इसमें काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल रहा है हमें वीकली चार्ट्स में। सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशंस एज वेल एज अ फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट दिया है। अपसाइड इसमें क्षमता है 130 के आसपास तक जाने की, तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। 121 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 115 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 130।
तो ये राय आती हुई फिलहाल स्वाति की तरफ से 2 कॉल्स और दोनों ही बाय साइड के ट्रेड, जहां पे टाइटन और साथ ही साथ कैनरा बैंक यहां पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। उससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े और श्रीकांत से समझे उनकी स्टॉक कॉल्स, आपकी स्क्रीन पर एक खबर फ्लैश हो रही है जहां पे मूडीज ने भारत की जो रेटिंग है उसको Baa3 की रेटिंग जो है बरकरार रखी है। आउटलुक स्टेबल बता रहे हैं और ये मूडीज की तरफ से आता हुआ हाल फिलहाल हमने देखा कि मूडीज चाहे फिच ले लीजिए, उन्होंने किस तरीके से अपनी पॉजिटिव रेटिंग निकाली भारत में। पर इस पर्टिकुलर अभी अगर मूडीज की बात करें तो उन्होंने अपनी रेटिंग बरकरार रखी है। तो पॉजिटिव खबर फिलहाल भारत के लिए, और भारतीय बाजार भी आज अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इसका बिल्कुल नहीं है। पर श्रीकांत, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहां पर हैं आपकी कॉल्स? गुड आफ्टरनून सृष्टि जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, वैसे मार्केट में आज हमने एक अच्छी रिकवरी देखी है। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ऐसा हो रहा है कि मार्केट सेकेंड हाफ में ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और हायर लेवल्स पे यानी डे हाई के आसपास जाने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। सबसे बढ़िया बात यह है कि बैंक निफ्टी में भी परफॉर्मेंस है, वहाँ पे भी हमने आज एक्टिविटी देखी है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि इन लेवल्स पे डेफिनेटली, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, PSU बैंक्स, वहाँ पे तेजी बनेगी। यूनियन बैंक हमें एक स्टॉक अच्छा लग रहा है जिसमें हमें लगता है कि 144 145 तक के लेवल्स आ सकते हैं और 134 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। काफी अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न इसमें बना हुआ है। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि अपोलो हॉस्पिटल, ये दूसरा स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है। हमें लग रहा है कि ये स्टॉक काफी करेक्टेड है, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुका है, 7500 के करीब, और कुछ हफ्तों पहले ये स्टॉक 7900 8000 के करीब था। तो वहां से बड़ा करेक्शन हो चुका है। इन लेवल्स पे इट्स अ वैल्यू बाय, एज वेल एज टेक्निकली इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे खड़ा है। तो मैं अगर इन लेवल्स पे लेता हूं तो 7450 का स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा। 7600 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। ऑलराइट, तो ये कॉल्स आती हुई श्रीकांत की तरफ से, इन पे ध्यान ज़रूर रखेंगे। अपोलो हॉस्पिटल्स पे उनका व्यू, आज अगर हम देखें तो थोड़ा सा स्टॉक लाल निशान में है और साथ ही साथ यूनियन बैंक पे खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन सेगमेंट में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन सेगमेंट का, जहां पर आपसे समझेंगे, हमारे एक्सपर्ट से समझेंगे कि कहां पर हैं उनकी कॉल्स। तो आज के ऑप्शंस के चैंपियन की रणनीति बनाने के लिए हमारे साथ ओशो कृष्णन मौजूद है। ओशो, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी? वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज का स्टॉक ऑप्शन में मुझे इटर्नल पे फोकस लग रहा है, बिकॉज इटर्नल में अगर हम देखें तो डिसेंट रोल ओवर डेटा शोकेस करने की एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग है। तो मुझे लगता है अक्टूबर मंथ के 335 के कॉल ऑप्शन को बाई करने की राय है। 9.5 से 10 रुपए के आसपास बाई करने की राय है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 7.60 का एंड एक्सपेक्टेड टारगेट रहेगा 14.2 का। जो मैक्सिमम रिस्क है पूरे ट्रेड सेटअप का वो नियरली 5200 के रहेंगे एंड मैक्सिमम प्रॉफिट टारगेट अचीव होने पे नियर अबाउट 10,800 का बन सकता है। तो यहाँ पे क्लियर कट स्ट्रैटेजी इटर्नल, यहाँ पर आपको 335 की कॉल खरीदने की राय है। उससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है इसका। ओशो, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए और ये हमारी ऑप्शंस के चैंपियन की रणनीति हमारे दर्शकों के लिए लाने के लिए। पर इसके साथ हम आपको ये भी बता दें कि 10 में से 9 लोगों को F&O सेगमेंट में नुकसान ही होता है और ऑन एन एवरेज ये नुकसान लगभग 1 लाख रुपए का होता है। तो इसको ध्यान में रखकर ही ट्रेड लें अगर आप इसमें ट्रेड ले रहे हैं तो। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे थे ब्रेकिंग न्यूज़ की सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन आइडिया ने एक नई याचिका दायर की है और याचिका दायर करके जो AGR के जो ड्यूज़ हैं, जो पेनल्टी है, जो जुर्माना है, उसको माफ़ करने की मांग की है। तो
तो ये नई याचिका है। आपको बता दें कि लगभग करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास के टोटल ड्यूज हैं। इसमें अगर हम एजीआर की बात करें तो उसके ड्यूज 84,000 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मार्च 2026 में 18,000 करोड़ रुपए के आसपास की पहली किस्त जमा करनी है और ये पेमेंट जो शेड्यूल है ये 2031 तक चलेगा। और वोडाफोन आइडिया ने बार बार ये कहा है कि नहीं, अगर ये ड्यूज माफ़ नहीं किए जाते हैं तो कंपनी को चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वैसे सरकार ने राहत ये दी थी वोडाफोन आइडिया को कि उनके जो ड्यूज वगैरह पेनल्टी वगैरह हैं उसको काफ़ी हद तक इक्विटी में भी कन्वर्ट किया था। तो फिलहाल सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 50% के आसपास की है वोडाफोन आइडिया में। मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार की है, लेकिन ये ज़रूर है कि वोडाफोन आइडिया लगातार स्ट्रगल कर रही है और ये डिमांड करती रही है कि उनको राहत दी जाए एजीआर बकाया मामले में। और ये नई याचिका दायर की गई है। हालांकि शेयर हम देख रहे हैं कि 8 रुपए के आसपास के भाव हैं और आज 3% के आसपास की तेजी पर यह कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। वोडाफोन आइडिया को लेकर श्रीकांत जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका व्यू क्या है? क्योंकि मतलब ये मामला हर 15 दिन 20 दिन महीने भर में आ जाता है कि वोडाफोन आइडिया ने डिमांड की है, याचिका दायर की है। वोडाफोन आइडिया ने अपने फाइनेंशियल्स के बारे में कहा है कि नहीं, बहुत मुश्किल स्थिति है, कंपनी चलाना दिक्कत वाला काम हो जाएगा अगर राहत नहीं मिलती है। तो निवेशकों को आप कैसे गाइड करेंगे? तो देखिए, वैसे ये जो स्टॉक है आइडिया, वोडाफोन आइडिया, ये हमारे फंडामेंटल कवरेज में तो नहीं है, यानी कि उसमें जो रेटिंग है वो रिड्यूस की रेटिंग है। बट ओवरऑल अगर देखें तो इसका जो टेक्निकल फॉर्मेशन बना है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें पुल बैक जारी रहेगा। एक फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन बना है। मोस्टली ऐसे फॉर्मेशंस बनते हैं तो उस फॉर्मेशन के जो हाईएस्ट लेवल्स होते हैं उसे अचीव करने की कोशिश करता है स्टॉक। और उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के हाईएस्ट लेवल्स थे तकरीबन 11 रुपए के करीब के। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक ग्रेजुअली 11 रुपए तक आ सकता है। करंट लेवल से तो मैं यही कहूंगा कि इन लेवल्स पे हमें केयरफुल रहना है। अगर मेरी शॉर्ट टर्म व्यू के साथ अगर आप परचेस कर रहे हो तो इसमें अवॉइड करें। बट अगर यहाँ पे लंबी अवधि का नजरिया हो, कम से कम 3 से 6 महीने का, 6 से 12 महीने का अगर नजरिया हो तो बिल्कुल इसे खरीद के चल सकते हैं, बट विद अ स्पेसिफिक स्टॉप लॉस। तो मैं यही कहूंगा कि इस बार का जो लोएस्ट लो बना हुआ था इस पर्टिकुलर स्टॉक का वो तकरीबन था 7 रुपए के करीब। तो 7 रुपए का फाइनल स्टॉप लॉस रखें और इसमें एक पोजिशनल ट्रेड बनाए। ठीक है, 7 रुपए का एक फाइनल स्टॉप लॉस रखें। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, श्रीकांत जी कह रहे हैं कि अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो ऐसे बहुत ही गिने चुने स्टॉक होंगे बाजार में जिनके लिए ये भी कहा जाता होगा लंबी अवधि, और उसके साथ साथ स्टॉप लॉस भी आपको कहा जाता होगा कि आप बहुत ही उसको अच्छे से मॉनिटर करें, लगा के रखें। वोडाफोन आइडिया 11 रुपए तक टारगेट हो सकता है। और वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि जुर्माना अगर माफ होती है तो कारोबार को स्थिरता मिलेगी। और सरकार भी अब चूंकि पार्टी है, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग तो सरकार की है वोडाफोन पीएलसी, और अगर हम आदित्य बिरला ग्रुप की बात करें तो उनकी होल्डिंग तो सरकार से कम है। तो प्राइमरी अब ये कह सकते हैं कि जिम्मेदारी जो है ना वो सरकार की बनती है इस मामले में। अभी बड़ा पेचीदा मामला है, देखते हैं कि आगे क्या होता है और क्या राहत मिलती है नहीं मिलती है तो आगे की बात होगी। लेकिन ये है कि हाँ, अब ये ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है और उसी हिसाब से मूवमेंट इसमें देखते भी हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है गैस मार्केटिंग और पाइपलाइन इंफ्रा रिफॉर्म से जुड़ी हुई। एक्सक्लूसिव डिटेल के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से गैस मार्केटिंग और पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े रिफॉर्म्स किए जाएंगे। दरअसल ऐसे प्रस्ताव पर पेट्रोलियम मंत्रालय पिछले कुछ समय से काम कर रहा था और अब हमें सूत्र बता रहे हैं कि फाइनल कैबिनेट नोट जो है वो कैबिनेट को भेजा गया है उसकी मंजूरी के लिए। हमने अपने दर्शकों को पहले भी इस बात की जानकारी दी थी कि गैस मार्केटिंग और पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े रिफॉर्म्स की तैयारी की जा रही है। प्रस्तावों पर चर्चा चल रही है। जो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है और अब हमें सूत्र बता रहे हैं कि कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को भेजा गया है, जिसमें मकसद ये है कि देश में जितने भी जिस भी तरह के पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म के तहत लाया जाए, उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जाए, उसका एक ही रेगुलेटर हो। प्रस्तावों के हिसाब से पीएनजीआरबी एक्ट में बदलाव किया जाएगा और उसे इस बात के अधिकार दिए जाएंगे कि जिस भी तरह के पाइपलाइन हैं देश में नेचुरल गैस के, उसको पीएनजीआरबी रेगुलेट करे। इसमें तमाम तरह के जो न्यू एनर्जी सोर्सेस हैं उसको भी शामिल किया जाएगा। मसलन ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, एथनॉल, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, जो न्यू एनर्जी के सोर्स आ रहे हैं उन्हें भी पीएनजीआरबी एक्ट के तहत
शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ इन प्रस्तावों के हिसाब से एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर क्रिएट किया जाएगा जिसको कि TSO नाम दिया गया है, और TSO को PNGRB एक्ट के तहत लाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर देश भर में जितने भी तरह के पाइपलाइन ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो गेल के पाइपलाइन हो या दूसरी कंपनीज़ के पाइपलाइन हो, उसको एक ही सिस्टम के तहत लाया जाएगा। TSO उसको ऑपरेट करेगी और TSO के ऊपर जो रेगुलेशन है वो PNGRB का होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है देश भर में। अगर आप पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के रेगुलेशन की बात करें या गैस मार्केटिंग की बात करें, उस दिशा में काफ़ी इंपॉर्टेंट कदम है। जहाँ तक TSO का सवाल है, PSUs मिलकर इसका गठन करेंगी। सरकार की हिस्सेदारी इसमें मेजॉरिटी हिस्सेदारी सरकार की होगी और PSU जैसे ONGC, गेल, EIL जैसी जो कंपनियां हैं वो इसमें बराबर की हिस्सेदार होंगी। मकसद ये है कि जो गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स हों, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में रिफॉर्म हो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इंडस्ट्री के लिए क्रिएट किया जाए, ताकि जो गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने का टारगेट है सरकार का, उसको अचीव किया जाए। उस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है और कैबिनेट के पास इसे अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया है, जैसा कि सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। शुक्रिया आपका इस बहुत ही अहम जानकारी के लिए। और गैस मार्केटिंग और पाइपलाइन रिफॉर्म को लेकर खबर दे रहे थे प्रकाश। और PNGRB गैस पाइपलाइन इंफ्रा को रेगुलेट कर सकेगी, ये सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर है। और पेट्रोलियम मंत्रालय ने कैबिनेट से मंजूरी मांगी है कुछ। और आज हम देख रहे हैं कि OMCs में, मतलब अगर आप ऑयल एंड गैस का पूरा बास्केट उठा लीजिए, चौतरफा तेजी है। चाहे वो एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज हों, चाहे वो मार्केटिंग वाली कंपनीज हों, चाहे गैस वाली हों या फिर गैस पाइपलाइन वाली हों, क्योंकि आप देखेंगे गेल के शेयर में भी तेजी है। इसके अलावा MGL, IGL, यहाँ तक रिफाइनिंग वाली जो कंपनीज है MRPL वगैरह, उनमें भी तेजी है। स्वाति जी, निश्चित तौर पर आपकी भी नजर गई होगी इस स्पेस पर। कहीं कोई आकर्षक ट्रेडिंग बेट्स एक दो शेयरों में आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? डेफिनेटली अगर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करती हूँ ऑन द टेक्निकल फ्रंट, तो मुझे ना BPCL काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये ऑल टाइम, बाकी के अगर काउंटर्स देख रही हूँ HPCL वगैरह, वो ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहे हैं, 52 वीक आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है BPCL काफी करेक्ट लेवल्स पे है, उसमें ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे या मंथली चार्ट देखोगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है एंड काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकते हैं। आज भी इसने जिस हिसाब से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है विद वेरी गुड वॉल्यूम्स, मुझे लगता है ये स्ट्रेंथ इंटैक्ट रहेगी और ऊपर में एटलीस्ट 355 टू 360 तक ये रैली कंटिन्यूड होते हुए नजर आएगी। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन हो, डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। अगर है नहीं है तो इनिशिएट्स भी कर सकते हो, बट प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 325 एंड ऊपर में टारगेट्स में देख रही हूँ 365 टू 370। ठीक है, 365 से 370 के टारगेट होंगे BPCL के लिए, तो टारगेट काफी अग्रेसिव लग रहे हैं। 325 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के BPCL में आप मौजूदा स्तर से भी ट्रेडिंग की पोजीशन बना सकते हैं। 4% ऑलरेडी हम शेयर में तेजी देख रहे हैं। ठीक है, BPCL को लेकर स्वाति जी का ये व्यू। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आएंगे और हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे कुछ और इनके इंटरेस्टिंग ट्रेड्स भी समझने की कोशिश करेंगे। आपने जाएगा नहीं। के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार पर नजर डालें तो बाजार की तेजी फिर से थोड़ी कम हो गई है। अब मात्र 26 अंकों की मजबूती निफ्टी में दिख रही है। 24,680 के आसपास निफ्टी है। लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो वोल्टास आज के सत्र में अच्छी तेजी है। खबर ये आ रही है कि नॉर्थ इंडिया में जो AC की बिक्री हुई है काफ़ी अच्छी हुई है। जो लॉस सेल्स थे, जो बिक्री नहीं हो पा रही थी, वो पिछले 5 हफ्ते की जो बिक्री थी वो 1 हफ्ते में उन्होंने रिकवर कर लिया फेस्टिव सीजन के शुरू होते ही। और GST कटौती के बाद से इस तरह की बिक्री अचानक से वहां पर बढ़ी है। वोल्टास आज के सत्र में अच्छी तेजी भी है। श्रीकांत जी, वोल्टास और ब्लू स्टार, इन दोनों स्टॉक्स को लेकर क्या राय है सर? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लगता है कि इसमें जो रियल एक्शन दिखा सकता है वो है ब्लू स्टार आर्को। वोल्टास में नो डाउट कि हमने अच्छी एक्टिविटी देखी है, अच्छा रिकवरी वाला पैटर्न भी बना है। लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि ये स्टॉक अपने 1450 के करीब के लेवल्स के करीब आने के बाद इसमें हमेशा एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है। और पिछले ऑलमोस्ट 6-7 महीनों से
मल्टीपल टाइम्स इसने 1450 और 1475 के लेवल्स को छूने की कोशिश की और मल्टीपल टाइम्स इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो मैं कहूंगा कि अपसाइड वोल्टास में कम दिखाई दे रही है एज कम्पेयर टू ब्लू स्टार आर्को। ब्लू स्टार आर्को में मुझे लग रहा है कि एक पुल बैक का ट्रेंड जारी है और ये स्टॉक इवेंचुअली हमें लगता है कि 2150 से लेकर 2200 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। करंट लेवल्स पे काफी अच्छे सपोर्ट पे अवेलेबल है, तो करंट लेवल्स इसे खरीदे और जो स्टॉप लॉस है वो नियर बाय का स्टॉप लॉस है। 1850 रुपए का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है फॉर क्रिएटिंग एनी पोजिशनल ट्रेड ऑन इट, बट टारगेट्स 2100 साढ़े 2100 के नजर आते हैं। 100 से 2150 तक के टारगेट है ब्लू स्टार में और 1850 जो भाव है उससे 45 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल नजरिया यहां पर रख सकते हैं। दो और स्टॉक्स है जिनके लिए एक निगेटिव खबर ये आ रही है, वो है संवर्धना और बॉश। ये एजेंसी के जरिए खबर आ रही है, अभी कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि यूरोप के जो भी ऑटो सप्लायर्स है वो डिमांड कर रहे हैं नए नियम की, जिसके हिसाब से वहाँ पर उस रीजन में यूरोपियन यूनियन में जो भी कारें बनेंगी उसके लिए कंपोनेंट के जो लगाए जाएंगे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होगा वो लोकली मेड होना चाहिए, इस तरह की डिमांड चल रही थी। ये कितना निगेटिव होगा संवर्धना और बॉश के लिए, स्वाति जी? स्टॉक्स अगर टेक्निकली बात करें तो मुझे लगता है ये कंपैरेटिवली मदरसन, मुझे लगता है बॉश में एक प्रोबेबली एक सेल ऑफ रैली हमें देखने मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी इसने काफी अच्छा सेल ऑफ हम लोग ने देखा है, बट एज ऑफ नाउ 37,600 की इनिशियल सपोर्ट्स लेवल है, अगर वो ब्रेक डाउन होते हैं तो और इंटेंसिफाइड होते हुए हमें नजर आएगा, जो कि काउंटर स्टॉक को लेके जा सकते हैं 37,000 के आसपास तक। तो व्यू लिटिल बिट मेरा कॉशियस टू नेगेटिव है फिलहाल, जब तक ये 39,000 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट नहीं देती है, तो कॉशियस व्यू रहेगा ये पर्टिकुलर स्टॉक में। नजरिया संवर्धना मदरसन और बॉश को लेके थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर है, पर आज दो काउंटर्स जिनमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है वो है डिक्सन टेक और साथ ही केन्स टेक्नोलॉजी। आज ऐसा कुछ खास न्यूज़ फ्लो आया नहीं है, पर ये स्टॉक में आप देखिए 4 से 5% की गिरावट है। थोड़ी सरप्राइजिंग ज़रूर है देखना, क्योंकि ऐसे मार्केट में भी ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है एक तरफा चाल इन दोनों ही स्टॉक्स ने दिखाई है। एक बार श्रीकांत जी, दोनों पे ही आपका व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए डिक्सन टेक आई थिंक ये दूसरा दिन है जहां पे इतनी बड़ी गिरावट और इतनी इंटेंसिफाइड सेलिंग हम इस काउंटर में देख रहे हैं। और आज तो केन्स टेक ने भी एक यू टर्न ले लिया, क्योंकि मुझे याद है कि कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो जनवरी के आसपास ऐसे कुछ लेवल्स दिखे थे 7,500-600 के आसपास, और ठीक वहीं से स्टॉक में एकाएक इतना सेलिंग प्रेशर क्या बता रहा है ये दोनों काउंटर्स आपको? तो देखिए, मुझे लग रहा है कि मिस्टर ट्रंप ने एक ट्रूथ सोशल पे एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि अभी वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के ऊपर शायद टैरिफ लगा सकते हैं। अगर ऐसे कुछ अगर जो बातें हैं अगर ये सही अगर होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये पर्टिकुलर सेक्टर पे आ सकता है। तो ये न्यूज़ थी, रूमर था, लेकिन जो भी है एक न्यूज़ फ्लो आज सुबह से मार्केट में थी और इसी वजह से हमने आज इन दोनों स्टॉक्स में एक वर्टिकल सेल ऑफ देखा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज वैसे हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन करंट लेवल्स मुझे लगता है अभी भी सपोर्ट लेवल से दूर है। 16,700 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है और जो सपोर्ट डिक्सन टेक्नोलॉजी ने छोड़ा है वो 16,000 के करीब का है। तो तकरीबन 16,000 के करीब इसमें कुछ खरीदारी की जा सकती है। करंट लेवल से इसे अवॉइड करें एंड विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू भी इसे अवॉइड करें, क्योंकि ये कंप्लीटली अभी डिपेंड करेगा कि न्यूज़ फ्लो कैसे बन रहे हैं। अगर कोई डिनायल आ जाता है, कोई स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो अगर आती है तो हमें स्टॉक में रिबाउंड भी देखने मिलेगा। बट एट दिस लेवल्स इट इज नॉट एडवाइजेबल टू बाय फॉर डिक्सन टेक्नोलॉजीज, बट फॉर केन्स टेक्नोलॉजी यस, यहाँ पे हमें लगता है कि करेक्शन का एक ट्रेंड करेक्शन के ट्रेंड की शुरुआत हुई है। करेक्शन और थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि हायर लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है स्टॉक में, और अगर ये स्टॉक में करेक्शन अगर आता है तो ये स्टॉक कम से कम 6,500 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से केन्स टेक्नोलॉजीज में भी कोई फ्रेश खरीदारी करने की मुझे लगता है कि जल्दबाजी ना करें, करेक्शन का इंतजार करें और 6,500 के करीब बिल्कुल इसमें एक पोजिशनल व्यू बनाया जा सकता है। इंस्टेक और डिक्सन टेक्नोलॉजी दोनों पे ही आपके लिए राय कि फिलहाल कोई हड़बड़ी ना करें आप ये दोनों ही काउंटर्स में खरीदने के लिए, और केन्स टेक्स में खास तौर से 6,500 तक ये स्टॉक जो है थोड़ा लुढ़क सकता है।
अगर वहां तक आए तो उसके बाद फिर से मौके तलाशेंगे। पर स्वाति, बैंकिंग स्पेस में भी कुछ ज़्यादा उत्साह नहीं है, क्योंकि पिछले हफ्ते और उसके पहले हमने देखा था कि किस तरीके से PSU बैंकिंग काउंटर्स मूव कर रहे थे। फिर हाल फिलहाल थोड़े बहुत प्राइवेट नाम जो हैं वो थोड़े सा एक्साइटमेंट दिखा रहे थे, बट आज कोई भी ऐसा कोई लीडर सामने नहीं आ रहा है। क्या लगता है आपको कि क्या यहाँ से प्राइवेट और PSU बैंकिंग में थोड़ी और गिरावट हावी हो सकती है? क्योंकि आज सुबह से ही देखें तो ऊपरी स्तरों पे बार बार सेल ऑफ देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में भी। डेफिनेटली बैंक निफ्टी में सेल ऑफ देखने मिल रहा है कि हमें लार्ज कैप्स जो बैंक है, जैसे कि ICICI बैंक हो, एक्सिस हो, उसमें काफी अच्छे प्रॉफिट्स बुकिंग हमें नजर आ रही है। अगर PSU बैंक अगर आप देखोगे, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, ये ऐसे मार्केट्स, फॉल मार्केट्स में भी दोनों काउंटर्स ऑलमोस्ट 2-2.5% अपसाइड है, जो कि इंडिकेट करते हैं कि ये काफी स्ट्रॉन्ग बैंक्स है कंपेयर टू द प्राइवेट बैंक्स। एंड काफी महीनों बाद ये PSU बैंक्स में हमें काफी अच्छी टर्न अराउंड मोमेंटम रैली देखने मिल रही है या रिवर्सल्स देखने मिल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि लार्जर कैप थोड़े प्रोबेबली सेल ऑफ में नजर आएंगे कुछ दिनों के लिए और भी, बट PSU बैंक्स एक काफी अच्छी मोमेंटम रैली कवर अप कर सकते हैं, वही निफ्टी को थोड़ी स्टेबलाइज कर सकती है एंड ऊपर जाने के लिए मदद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी अभी फिलहाल के लिए मोर कॉन्सेंट्रेट ऑन PSU बैंक्स होने चाहिए रादर देन दी लार्ज कैप बैंक्स। तो उसमें से टॉप पिक्स रहेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा एंड द कैनरा बैंक। बड़ौदा और कैनरा बैंक ये फिर बेहतर लग रहे हैं बजाय बाकी बैंकिंग नामों के। पर चलिए, अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का। आपको बताएंगे कि कौन से शेयर्स में है फिलहाल एक्शन। तो मार्केट एट 3 की पूरी लिस्ट लेकर हमारे साथ आनंद शुक्ला मौजूद हैं। आनंद, बताइए कौन से स्टॉक्स में दिख रहा है जबरदस्त एक्शन? जी हाँ सृष्टि, गुड आफ्टरनून। अभी तक के बाजार की तरफ देखें, उतार चढ़ाव आज बाजार में देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकारी बैंकों का जो खेमा है वो ठीक ठाक प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। इंडियन बैंक की तरफ देखिए, बैंक ऑफ इंडिया देखिए, चाहे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सभी में 2 से 2.5% की आज तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा वॉल्यूम की बात करें तो MRPL का शेयर देखिए 5% की तेज़ी दिखा रहा है आज, और औसत से करीब 8 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा तेजस नेटवर्क्स भी आज फोकस में है। BSNL ने स्वदेशी 4G लॉन्च किया है, 1% ऊपर कारोबार कर रहा है और औसत से 6 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सनटेक रियल्टी भी इमांस ब्रांड के लॉन्च का ऐलान किया है इन्होंने, और करीब 3% की तेज़ी है आज शेयर में, और 5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो व्हील्स इंडिया पर खबर आई है, साउथ कोरिया की कंपनी के साथ करार किया है, और ये जो करार है वो हाइड्रोलिक सिलेंडर के कारोबार के लिए इन्होंने किया है, जिसके चलते 5% की अच्छी खासी तेज़ी आज देखने को मिल रही है। टाटा पावर की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल के साथ इन्होंने करार किया है, और सब्सिडियरी का इलेक्ट्रिक जो मोबिलिटी है उसी के लिए कंपनी ने करार किया है, जिसके चलते करीब करीब 2% ऊपर कारोबार करता शेयर नज़र आ रहा है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे। जिंदल स्टील पर नुआमा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है और जो लक्ष्य है उसे बढ़ाया है। लक्ष्य 1193 रुपये से बढ़ाकर 1426 रुपये का कर दिया है, और साथ ही साथ इनका मानना है कि आगे जो वॉल्यूम है उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसके चलते आज शेयर हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आनंद ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो जी हाँ, कई सारे काउंटर्स हैं जिनमें दिख रहा है ज़बरदस्त एक्शन, और कई सारे पे तो हमने अपने एक्सपर्ट से भी राय ली। पर चलिए, इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में हम काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देख रहे हैं, और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जो गेंस थे 70-75 अंकों के आसपास की शुरुआत में, उसको गंवाकर लाल निशान में कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। और निफ्टी बैंक काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, तेज़ी जो है सिर्फ 100 अंकों के आसपास की है, यानी कि 0.25% से भी कम। टाटा मोटर की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के कुछ सेक्शन दोबारा शुरू करेगी कंपनी। आगे देखते हैं कि क्या कुछ कंपनी ने कहा है, कुछ डिटेल्स निकल के आ रहे हैं। JLR कुछ दिनों में मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन शुरू करेगी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग रिज्यूम करने को लेकर खबर है। वैसे यूके में बैंक गारंटी भी मिली है, मैनेजमेंट चेंज भी है, शैलेश चंद्र MD CEO बना दिए गए हैं कंपनी के।
ये अपडेट आया था। 671 रुपए के आसपास का भाव है, थोड़ी सी गिरावट इसमें है। लेकिन एक एक्सपर्ट को साथ में जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में उनकी नजर कहां पर गई है और आपके लिए कहां पर कुछ अच्छे ट्रेड्स बन रहे हैं इस वक्त भी। 3:11 हो गए हैं। नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं सेंट्रल बुकिंग से। नीलेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके स्टॉक से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए कहां पर आप बुलिश हैं या बेरिश हैं, और साथ में ये भी जोड़ दीजिएगा नीलेश जी कि क्या BTST या फिर STBT के लिए भी ये शेयर क्वालिफाई करते हैं? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल, देखिए मार्केट में अगर आप देखें तो लगातार ये 7वां कंसेक्यूटिव सेशन है जहां पर हम गिरावट देख रहे हैं। हालांकि आज के सेशन में इन बिटवीन हमने एक पुल बैक का अटेम्प्ट जरूर देखा था, बट वो अटेम्प्ट भी फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। सिंस वी आर इनटू द एक्सपायरी वीक, यहाँ पर मंथली एफएनए की एक्सपायरी होने वाली है, तो उसके पहले हो सकता है थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिले और हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि कल या परसों के सेशन में एक शॉर्ट कवरिंग भी हमें बनते हुए नजर आ सकती है। यहाँ पर 2 ट्रेड है मेरी ओर से, दोनों खरीदारी वाले ट्रेड है। सबसे पहले OMC स्पेस हमें पसंद आ रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी पे आप अगर नजर डालें तो BPCL, HPCL, IOC, इनफैक्ट तीनों ही स्टॉक्स हमें टेक्निकली काफी बेटर प्लेस नजर आ रहे हैं। स्पाइट ऑफ सच अ वॉलेटाइल सेशन, यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम हमें BPCL इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल रहा है, जिसे खरीदने की हम सलाह दे रहे हैं। 350 के टारगेट के लिए 330 का स्टॉप लॉस रखना होगा। थोड़ी सी डिप पर इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। वहीं मेटल स्पेस में से हिंडाल्को ये हमें पसंद आ रहा है काउंटर। यहाँ पर भी अगर आप नजर डालें तो आज पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद एक ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आ रहा है, तो हिंडाल्को को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तर पर 782 के टारगेट होंगे एंड 741 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, 782 की टारगेट, 741 का स्टॉप लॉस होगा हिंडाल्को के लिए, और BPCL के लिए 350 के टारगेट, 330 रुपए का स्टॉप लॉस। तो 2 तेजी के सौदे हैं नीलेश जी की तरफ से। शिकांत जी, लगे हाथ आप भी बता दीजिए कि आपके BTST या फिर STBT के ट्रेड्स कौन से हैं सर? देखिए, वैसे अभिषेक जी, मार्केट जो है वो आज के दिन में काफी वॉलेटाइल है और हम एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब जा रहे हैं। जैसे मैं पुट कॉल रेशियो देख रहा हूँ, वहां पे भी काफी बड़ी शॉर्टिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि इस मार्केट में थोड़ा सा अगर बाउंस अगर आता है तो उसमें अच्छे स्पाइक मिल सकते हैं। उसमें स्पेसिफिकली बंधन बैंक, ये स्टॉक ऑलरेडी अभी आज ऊपर है, लेकिन हमें लगता है कि इसमें और भी पोटेंशियल है चलने के लिए। BTST के लिए तो बिल्कुल ये कैंडिडेट काफी मुझे एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहा है इसे खरीदने के लिए। 162 के करीब की क्लोजिंग है। तकरीबन 168 तक के लेवल्स ये स्टॉक दिखा सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 168 170 आके इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो 162 में खरीदे, 168 का टारगेट रखे और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 160 का। तो 160 रुपए का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है फॉर बाइंग बंधन बैंक। ठीक है, बंधन बैंक को लेकर ये व्यू, 168 के टारगेट, 160 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए। तेजी की सलाह है श्रीकांत जी की तरफ से। लेकिन आपको बता दें कि 6 अक्टूबर से टाटा कैपिटल का 15,500 करोड़ रुपए का IPO खुलने जा रहा है, और IPO पर टाटा कैपिटल के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत की है ET नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट ने। आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ET नाउ स्वदेश और ये है IPO सेंट्रल, और मेरे साथ आज जो है जुड़े हैं वो टाटा कैपिटल के राजीव सबरवाल हैं, जो कि MD एंड CEO हैं कंपनी के। इनका जो IPO है अक्टूबर 6 को आ रहा है और 8 को बंद होगा। 310 से 326 का प्राइस बैंड है और टोटल IPO साइज जो है 15,500 करोड़ के ऊपर का है, जिसमें ये लगभग 6,850 करोड़ का फ्रेश इशू कर रहे हैं। राजीव जी, धन्यवाद ET नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे सर, आप इंडिया के 3rd लार्जेस्ट NBFC बनेंगे, लिस्टिंग जब होगा आपका, एसेट साइज में तो आप हैं ही एक्चुअली। ये बताइए कि आपका ऑपरेशन कितना फैला हुआ है और टाटा मोटर्स फाइनेंस के मर्जर के बाद ये आपको क्या क्या एडवांटेज देता है? हमारी जो स्ट्रेटजी रही है सजीत, एक ऐसा मॉडल बिल्ड करने की जो बहुत ही रेजिलिएंट हो, जहां पर ग्रोथ प्रिडिक्टेबल हो और जहां पर बॉटम लाइन प्रेडिक्टेबल हो। यही हमारी स्ट्रेटजी रही है। अगर आप देखें, हम सारे सेगमेंट्स में प्रेजेंट हैं, चाहे वो कंज्यूमर बिजनेस हो, हाउसिंग बिजनेस हो, SME हो और या कॉरपोरेट हो। ये जरूर बात है कि जो कंज्यूमर, हाउसिंग और SME है वो हमारा 90% ऑफ द बुक फॉर्म करता है। ये अलाउ करता है हमको
एक मॉडल ऐसा बिल्ड करने में जहां पर किसी एक सेगमेंट में कभी भी अगर मार्केट में स्लो डाउन हो या कोई चैलेंज हो, ये हमारे ओवरऑल ग्रोथ को इम्पैक्ट नहीं करता। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट का बिजनेस है, यहां पर डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से रिस्क भी बेटर मैनेज हो जाता है। जहां तक ये सवाल है टाटा मोटर फाइनेंस की एक्विजिशन का, अगर आप देखें तो ये बहुत ही लार्ज मार्केट है जहां टाटा मोटर फाइनेंस प्रेजेंट थे। कमर्शियल व्हीकल मार्केट 10 लाख करोड़ की मार्केट है और जहां पर सालाना 1.5 लाख करोड़ का डिसबर्समेंट होता है। इस सेगमेंट में हम पहले प्रेजेंट नहीं थे, क्योंकि हम इस सेगमेंट में आए हैं। ये हमको एक अपॉर्चुनिटी देता है एक नए ग्रोथ इंजन ऐड करने की, और यही मेरे को लगता है कि फ्यूचर में हमारी पार्ट ऑफ द ग्रोथ यहां से भी आएगी। अब 6,800 करोड़ का रेज कर रहे हैं प्राइमरी में, इसका उपयोग कहाँ करेंगे और इससे आपके जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हो किस नंबर तक पहुंचेगा आपका? अच्छा, जैसे आपको मालूम है हम लेंडिंग बिजनेस हैं, तो इसमें कैपिटल भी चाहिए होता है, तो ये हमको सपोर्ट करेगा टियर 1 कैपिटल ऐड करने में। उसकी वजह से हमारी कैपिटल एडिक्वेसी बेटर होगी और फ्यूचर में हम डेट भी और रेज कर पाएंगे ग्रोथ के लिए। जहां तक कैपिटल एडिक्वेसी का सवाल है, ये हमारी कैपिटल एडिक्वेसी क्लोज टू 22 लेके जाएगा, जो कि बहुत ही हेल्दी रहेगी। और दूसरी बात, हमारी जो डेट टू इक्विटी है वो भी कम हो जाएगी बिलो 5। तो इससे हमको और स्कोप मिलेगा फ्यूचर में इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को टैप करने का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। और आगे बढ़ते बाजार की चाल देखें तो बाजार पर आज हफ्ते के पहले दिन यहां पर काफ़ी दबाव, उतार चढ़ाव कह सकते हैं। बाजार अब रेड जोन में आ चुका है 24,625 के नीचे। लेकिन हफ्ते के पहले दिन बाजार में क्यों ये अलग माहौल देखने को मिल रहा है? पहले तो जोरदार रिकवरी आई, फिर बाजार दिन के निचले स्तरों पर लुढ़क गया। बाजार में आखिर चल क्या रहा है, क्यों फीका पड़ा हुआ है ये बाजार? चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, बताइए क्या हो रहा है बाजार में? विष्णु, देखिए रीसेंट जो हाई था 24,558 का, 25,558 का, माफ कीजिएगा, वहां से लगभग 8 से 850 पॉइंट की गिरावट आ गई बाजार में। और आज के सत्र में भी जो भी गेंस आ रहे इंटरडे में ना, वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। अब ये सस्टेन ना करने के पीछे 2-3 मोटा मोटी वजहें हैं। एक तो ये कि एफआईसी बिकवाली लगातार चल रही है, और अगर आप सितंबर में देखेंगे तो 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की ये सेलिंग हो गई है, और पिछले 5 दिनों में सेलिंग जो है काफी ज्यादा इंटेंसिफाई होती हुई दिखी है। और इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग होल्डिंग है वो फिर से गिर के आ गई है 15% के नीचे। तो एक ये रीजन है। दूसरी चीज ये है कि टैरिफ को लेकर चिंताएं अभी भी जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने, हमने देखा कि फार्मा पर स्पेशली जो ब्रांडेड और पेटेंटेड जो दवाएं होती हैं उन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। तो थोड़ी सी चिंताएं बढ़ी हैं, अक्रॉस द बोर्ड बढ़ी हैं कि अच्छा बाकी चीज़ों पर क्या होगा, क्या जेनेरिक्स पर लगेगा, क्या सेमीकंडक्टर पर लगेगा, जो भी एरियाज हो सकते हैं। जो आज हम देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर वाले शेयरों के, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले शेयरों की पिटाई भी हो रही है, जिसमें कि डेक्सन टेक और केन्स टेक शामिल हैं। तीसरी चीज ये है कि अभी हम आईपीओ की चर्चा कर रहे थे कि टाटा कैपिटल का 15,500 करोड़ रुपए का आईपीओ आ रहा है, लेकिन ये आईपीओ भी कहने के बाजार से लिक्विडिटी सक करते हैं, और जो एक्चुअल पैसा बाजार में आना चाहिए वो आईपीओ में जा रहा है। तो बाजार के पार्ट आईपीओ जरूर होते हैं, बट ये कि हाँ एग्जिस्टिंग जो शेयर्स होते हैं फिर उनमें नहीं आते हैं, फिर वो कंपनी के पास जाते हैं, कुछ ओएफएस वगैरह भी होते हैं। अगर हम देखेंगे तो सितंबर में 11 कंपनियों की लिस्टिंग हुई है, और सितंबर में अब तक कुल 85,000 करोड़ रुपए के आईपीओ आए हैं 74 कंपनियों के जरिए। और अब जो आईपीओ लाइंड अप है तो 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर आराम से ये निकल जाएगा ये साल खत्म होते। तो ये भी एक रीजन है। एक चीज ये है कि ये सोना चांदी लगातार चमक रहे हैं। आप तो ट्रैक भी करते हैं। चांदी की बात करें तो 2025 में 59% का, सोने की बात करें 47% का उछाला है। और कहीं ना कहीं ये इंडिकेटर है कि इक्विटी मार्केट में ना लोगों को ट्रस्ट थोड़ा कम है, तो लोग सेफर एसेट्स की तरफ जाते हैं और गोल्ड और सिल्वर की बाइंग कर रहे हैं। लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पर भी ये दोनों के दोनों मेटल दिखाई देंगे। बाजार में हमने देखा कि जीएसटी वाला एपिसोड अब धीरे धीरे ओवर हो गया, और जो रिएक्शन आना था वो आ भी गया। धीरे धीरे हो सकता है कुछ और सेगमेंट में आए, अदरवाइज अब प्रॉफिट टेकिंग का एक सिलसिला चल रहा है। अब बाजार को नए ट्रिगर्स का इंतजार है। अब ये नए ट्रिगर्स क्या होंगे? आज से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। 3 दिनों की 1 अक्टूबर को पॉलिसी आ जाएगी। फिर हम देखेंगे कि ऑटो के नंबर्स भी आएंगे सितंबर महीने के बिक्री के। बाकी 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को टीसीएस के नतीजों का बाजार को इंतजार रहेगा, और ये नतीजे बड़े क्रूशियल होने वाले हैं।
यहां से बाजार की दशा दिशा काफी हद तक साफ होगी। अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो अर्निंग अपग्रेड भी आएंगे, और अगर अर्निंग ग्रोथ दिखती है अगर अच्छी 10% से ऊपर की, तो एफआई जो रूठे हुए हैं शायद एफआई से भारतीय बाजार में वापसी करते दिखें। तो ये कुछ रीजंस हैं कि बाजार फीका क्यों है, क्यों बाजार चल नहीं रहा है, एक रेंज में क्यों फंसा हुआ है। चलिए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कई सारे रिसर्च आपने किए हैं जिस वजह से बाजार में ऐसी, और कई सारे एक्सपर्ट से भी बातचीत लगातार हो रही है, उनको भी लग रहा है कि बाजार में कुछ सुस्ती, कुछ नरमी की संभावना यहाँ से बन भी रही है। चलिए, एक और अपडेट आ रहा है। अपडेट ये है कि मॉर्थ यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज है, वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जितनी भी व्हीकल कैटेगरी है ना, हर कैटेगरी की गाड़ियों पर वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। अगर इस तरह की खबरें अगर नोटिफाई होती हैं तो इसका फ़ायदा डेफिनेटली जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जिनमें न्यू इंडिया एश्योरेंस हो, आईसीआईसी लोम्बार्ड हो या फिर जीआईसी हो री, इनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। इन स्टॉक्स पर श्रीकांत जी आपकी राय चाहिए, न्यू इंडिया एश्योरेंस, आईसीआईसी लोम्बार्ड और जनरल इंश्योरेंस पर। तो देखिए, इन सभी स्टॉक्स में एक सुस्ती छाई हुई है। हायर लेवल्स पे हमने मोस्ट ऑफ द टाइम सेलिंग देखा है, और मुझे लग रहा है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर में और तेजी आने में टाइम लगेगी। तो अभी करंट फॉर्मेशंस के बेसिस पे देखा जाए तो इन तीनों में से जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, वहां पे हमें लगता है कि कुछ लोअर लेवल्स पे अक्यूमुलेशन बना हुआ है। हायर लेवल्स पे नो डाउट सेलिंग है, लेकिन करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है। दोस्त जिनको थोड़ा सा एक पोजिशनल व्यू लेना है, कम से कम 2 से 3 महीने का अगर व्यू लेना हो, तो करंट लेवल से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को लिया जा सकता है। और टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे तकरीबन 2000 के, 2050 के। करंट लेवल्स 1900 के आसपास के हैं, और अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो मुझे लगता है कि 1850 तक वो करेक्शन सीमित रहेगा। इसके अलावा अगर जीआईसी की अगर बात करें तो जीआईसी आरई की अगर बात करें तो ये एक स्टॉक काफी दिनों से और काफी महीनों से अपने 360-370 के रेंज में पड़ा हुआ है। तो करंट लेवल्स पे मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बाइंग करने की या खरीदारी करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें लगता है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ ही हम करंट लेवल्स पे कुछ लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। तो ये नज़रिया कुछ काउंटर्स पे जहां पर ध्यान रखना है। पर आज देखिए निफ्टी का टॉप गेनर बना है टाइटन, और नीलेश में देख भी रही थी कि टाइटन जो है कहीं ना कहीं 3300 के आसपास ये दूसरी या तीसरी बार है कि सपोर्ट ले रहा है। हाल फिलहाल जो है देखिए सोने की कीमतों में भी कोई भी गिरावट नहीं रही है, त्योहारी का पूरा सीजन है। क्या व्यू रखते हैं आप स्टॉक पे, क्या लगता है यहाँ से चलने के लिए तैयार है टाइटन? देखिए सृष्टि, ये पर्टिकुलर स्टॉक में एक तरफा गिरावट हमने पिछले कुछ दिनों से देखी थी। इनफैक्ट यहाँ पर जो हाइज बने थे लगभग 3740 के आसपास के हाइज बनाने के बाद काउंटर लगातार पिछले 10-12 दिनों से गिरावट के दौर से गुजर रहा है। बट आज पहला रिवर्सल कैंडल है। अगर यहाँ पर 3450 के ऊपर निकल जाता है तब ये कंफर्मेशन होगा एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का। बट यस, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 3300 के लेवल के आसपास का यहाँ पे बनता हुआ नजर आया है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पर फेवरेबल है थोड़ी सी लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेने के लिए, बट ज्यादा बड़ी अपसाइड की गुंजाइश ना रखे। जब तक 3450 के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता है तब तक हो सकता है कि ऊपरी सरों पर फिर से हमें एक बुटवाली देखने को मिले। तो एक कॉशियस अप्रोच फिलहाल रखने की सलाह होगी, बट ब्रेक कब हो 3450 विल प्रोवाइड मोर कंफर्ट। टाइटन को लेकर ये व्यू, और एक दिन की तेजी से कोई हमें निष्कर्ष निकालना भी नहीं चाहिए टाइटन के शेयर में, क्योंकि लगभग 3700 रुपए के भाव से ये लगातार ये शेयर बिकवाली का शिकार हुआ है। एक आध 2 सत्र ऐसे आए होंगे पिछले 10-12 सत्र में जब टाइटन में कोई तेजी आई होगी, अदरवाइज प्रेशर रहा है। तो 3450 निकलने जी, ये कंडीशनल कॉल है। ये टारगेट जो आपको 3740 वाला है ना, इस शर्त के साथ है कि 3450 के टारगेट को पहले लेवल को पहले निकलने दीजिए, पार होने दीजिए, उसके बाद ये टारगेट आपके लिए काम करेंगे। 3300 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के टाइटन में एक तेजी का सौदा आप बना सकते हैं। चलिए 1.5 मिनट का समय रह गया है, अब कोई भी हम ट्रेड नहीं समझेंगे। बाजार को जरा रिकैप करते हैं कि अभी तक का सत्र कैसा गुजरा है। और 6 सत्र की लगातार गिरावट के बाद निफ्टी आज देखते हैं कि हरे निशान में क्लोजिंग कर पाता है या नहीं, क्योंकि 16-17 अंकों के आसपास की तेजी हल्की सी है। निफ्टी बैंक की बात करें 150 अंकों के आसपास की मजबूती है। सेंसेक्स 80 अंक ऊपर है। और आज हमने देखा कि रियल एस्टेट, कुछ कंजम्पशन, बैंकिंग में हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक और
SBI, यहां पर हमने तेजी देखी और कंजम्पशन में टाइटन, इटर्नल जैसे शेयरों ने आज बाजार को थोड़ा सपोर्ट करने का काम किया है। लेकिन जहां से प्रेशर रहा, हमने देखा कि ICICI बैंक कमजोर रहा, L&T में कमजोरी रही, दोनों में 0.25% के आसपास थी। इसके डबल की कमजोरी हमने मारुति सुजुकी के शेयर में देखी, करीब करीब 1.5% के आसपास की। और एक्सिस बैंक टॉप लूजर रहा आज निफ्टी का 0.25% के आसपास की गिरावट के साथ। लेकिन जहां पर बड़ा एक्शन हुआ है, जरा उसको भी कुछ शेयर आपको नोटिस करवा देते हैं। रेडिंटन में 11% की जबरदस्त तेजी आज के सत्र में हमने देखी है, एप्पल के रीसेलर है। इसके अलावा MRPL में करीब 5.5% की तेजी, IIFL फाइनेंस, चोलामंडलम में करीब 4-5% के आसपास की तेजी दिखी। HPCL, पेट्रोनेट जैसे शेयर चले अच्छे से। बंधन बैंक हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी था, 5.5% ये शेयर आज के सत्र में चला है। जो शेयर गिरे हैं, फर्स्ट सोर्स में 6.5% गिरावट, जिंदल स्टेनलेस 6% टूटा है, सुप्रजीत इंजीनियरिंग में करीब 6% के आसपास की गिरावट हमने देखी। कोचिन शिपयार्ड कमजोर रहा, डिक्सन में लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी रही है। इसके अलावा डिशमन कार्बोजन, सुंदरम फाइनेंस, गार्डन रीच कुछ और शेयर है। तो डिफेंस वाले में आज प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी है और सिलेक्टिव कुछ फार्मा काउंटर, डॉक्टर रेड्डी समेत, जहां पर आज के सत्र में नरमी रही है। कुल मिलाजुलाकर आखिरकार किसी तरह से निफ्टी ने लाज बचाई है। हर निशान में क्लोजिंग आज होने जा रही है, तो 6 सत्र की जो एक तरफा बिकवाली थी उस पर ब्रेक लगी है। देखते हैं कि जो फाइनल जो क्लोजिंग होती है वो कौन से लेवल पर होती है। फिलहाल 24,683 इस लेवल पर आपको निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखेगा। निफ्टी बैंक की बात करें 54,568, करीब 250 अंकों के आसपास की तेजी, और सेंसेक्स की तेजी रही 117 अंकों के आसपास की। तो कोई कन्विक्शन वाला सेशन तो नहीं रहा, बट ये कह सकते हैं कि राहत की बात यह है कि हाँ, 6 सत्र की बिकवाली थमी है, आज हल्की सी तेजी आई है। कल आखिरी दिन है महीने का और ये सीरीज भी एक्सपायर होगी, मंगलवार का दिन है। देखते हैं कल चाल कैसी होती है। वैसे वोलेटाइल माहौल कल भी रहेगा, इस बात के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। चलिए, शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। नीलेश जी, श्रीकांत जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए अपनी बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज के जरिए। एक छोटा सा ब्रेक, इस शो के यहीं पर समाप्त करेंगे। ब्रेक की बात कराएंगे आपकी हम, कल की तैयारी आज ही, आपकी जाएगा नहीं। नमस्कार, विश्व मोहन के साथ मुझे दीजिए इजाजत।